प्रिय छात्र छात्राओं, अध्याय 6 में हम मानव अधिवासों की जो श्रृंखला है उसमें ग्रामीण अधिवासों के बारे में पढ़ा। ग्रामीण अधिवासों के जो प्रकार, फिर उसके बाद उनके जो प्रतिरूप और फिर ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख समस्याएं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवासों का जो अर्थ है वो व्यवस्था, निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय और अन्य सेवाओं पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था द्वितीयक, तृतीयक और पंचम व्यवसायों पर निर्भर करती है। तो प्रिय बच्चों, जो नगरों में रहने वाली जनसंख्या है वो अधिकांशतः गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, जिसे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी जनसंख्या जो गैर कृषि कार्यों में अधिकांश संलग्न हो नगरीय जनसंख्या कहलाती है, और ऐसे अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं। नगरीय अधिवासों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। एक एक विशेषताएं पढ़ेंगे बच्चों। पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या घनत्व। नगरों में जो जनसंख्या घनत्व है ना, जनसंख्या घनत्व जानते हो ना, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो नगरों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। फिर उसके बाद है त्वरित गतिशीलता। नगरों में जो एक्टिविटी है ना वो बहुत तेज होती है। तीसरी विशेषता पक्की सड़कें और पक्के मकान। शहरों में की विशेषता है कि वहाँ सड़कें पक्की होती हैं और लगभग जो मकान है ना, संपूर्ण मकान पक्के होते हैं। उसके बाद है रोजगार की उपलब्धता। नगरीय अधिवासों की ये प्रमुख विशेषता है बच्चों कि नगरों में रोजगार है ना वो अधिक विकसित होते हैं, उपलब्ध होते हैं। गाँव में कृषि के अलावा कोई रोजगार नहीं होता। गाँव में जो रोजगार होता है वो अल्पकालिक होता है, कुछ समय के लिए, और स्थायी रोजगार नगरों में उपलब्ध होता है। पांचवी विशेषता यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन अधिक होते हैं शहरों में। उसके बाद छठी विशेषता है उच्च शिक्षा और गहन चिकित्सा की सुविधाएं होते हैं। शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि, और जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, ऐसे क्षेत्र शहरों में पाए जाते हैं। उसके बाद है 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। ये जो विशेषता है प्रमुख है कि 50% अधिक, मतलब अधिकांश जनसंख्या वो कृषि को छोड़ करके, या कहें कि प्राथमिक व्यवसायों को छोड़ करके गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होती है। जैसे प्राथमिक को छोड़ करके द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय में अधिक संलग्न होती है। फिर है जटिल श्रम विभाजन। जटिल श्रम विभाजन से तात्पर्य है कि वहाँ जो कार्य है वो पूर्ण रूप से बटे हुए होते हैं। अलग अलग जो लोगों के जो दक्ष लोग होते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, उस प्रकार से श्रम शक्ति बटी हुई होती है। सामाजिक प्रगाढ़ता का अभाव। शहरों में बच्चों सामाजिक प्रगाढ़ता कम होती है, जबकि हमारे गांवों में सामाजिक प्रगाढ़ता अधिक होती है। गांवों में अपनापन होता है और शहरों में अपनापन का अभाव पाया जाता है। और तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर। सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से काफी अंतर पाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से लोग है ना कुछ बहुत संपन्न होते हैं और कुछ बहुत गरीब होते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्थिक और सामाजिक अंतर पाया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है, इसमें विश्व में नगरीय क्षेत्र की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मानव व्यवसाय, प्रशासनिक ढांचा और आवश्यक दशाएं हैं। पहले हम जनसंख्या
का आकार के आधार पर जो बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या का आकार प्रमुख माना गया। विश्व के अलग अलग देशों में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में जाने के लिए जनसंख्या की न्यूनतम सीमा डेनमार्क और स्वीडन, फिनलैंड में 250, आइलैंड में 300, कनाडा और वेनेजुएला में 1000, कोलंबिया में 1500, पुर्तगाल एवं अर्जेंटीना में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2500, 2500, जापान में 3000 और भारत में 5000 व्यक्ति निर्धारित किए गए। भारत में 5000 जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व को भी प्रमुख माना गया है, जिसमें 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक निवास करते हो, तो ऐसे क्षेत्र नगरीय अधिवासों में आते हैं। एवं प्राथमिक व्यवसाय में लगी जनसंख्या को भी देखा जाता है। तो अधिकांश जो क्षेत्रों में जो ऐसे होते हैं जहाँ प्राथमिक व्यवसायों को छोड़ करके द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, पंचक आदि होते हैं, उसमें नगरीय अधिवास। तो ये था जनसंख्या के जो आकार के आधार पर। उसके बाद है व्यवसायिक संरचना। नगरीय बस्ती के लिए जनसंख्या के आकार के अलावा इटली जैसे कुछ देशों में 50% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि को छोड़कर दूसरे कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। भारत में यह मापदंड 75% है, मतलब 75% या उससे अधिक जनसंख्या यदि गैर कृषि कार्यों में संलग्न है तो वो नगरीय अधिवास कहलाते हैं। यहाँ प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियों के लिए मापदंड माना गया है। उसके बाद है प्रशासन के आधार पर। कुछ देशों में किसी बस्ती के नगरीय बस्ती में सम्मिलित करने के लिए प्रशासनिक ढांचे का भी मापदंड माना गया। जैसे भारत में किसी नगर में नगरपालिका या छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट्स और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति होने पर उसे नगरीय बस्ती के रूप में माना जाता है। ब्राजील और कोलंबिया में जनसंख्या के आकार के स्थान पर प्रशासनिक केंद्र को ही नगरीय केंद्र माना जाता है। उसके बाद आवश्यक दशाएं। विश्व में नगरीय केंद्रों की गणना संपादित कार्यों के आधार पर की जाती है, जैसे अवकाश, पर्यटन स्थल की आवश्यक दशाएं, औद्योगिक नगर, समुद्री पत्तन नगर, सेना नगरों में भिन्न होती। उसके बाद बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है नगरीय अधिवासों के प्रकार। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब तक जो पढ़ा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।